हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। तो फाइनली एक और न्यू अपडेट नियोनेटल रिसक्सिडेशन प्रोग्राम के अंदर बच्चों, ये 9th एडिशन है नियोनेटल रिसक्सिडेशन प्रोग्राम का, जिसमें कुछ प्रैक्टिस चेंजेस किए गए हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और थोड़ा टाइम भी हो गया इसको आए हुए, बट ये रिसेंटली अभी काफी चर्चे में है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक चेंजेस क्या है इसके अंदर। देखो, मैं आपको बहुत बेसिक बेसिक चेंजेस बताता हूँ, क्योंकि अभी तक आप 8th एडिशन पढ़ रहे थे पूरा का पूरा। 8th एडिशन और 9th एडिशन में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहला चेंज 8th एडिशन के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा बच्चों, दैट इज बर्थ एंड इनिशिएट कोड मैनेजमेंट प्लान को ऐड किया गया है यहाँ पे फॉर द फर्स्ट मिनट। देखो, मैं बताता हूँ, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 8th एडिशन के अंदर हम लोग जैसे ही इक्विपमेंट चेक वगैरह करके जैसे ही बर्थ होता था, जैसे ही ये बर्थ होता था, इसको हम यहाँ पे कंसीडर करते थे, बीच में कंसीडर करते थे और चेक करते थे टर्म है, गुड टोन है, बच्चा रोया या नहीं रोया। बट अकॉर्डिंग टू 9th एडिशन हमने एक दो अलग कॉलम बना दिए हैं, दो अलग चीजें हैं। बर्थ होने से तुरंत बाद जो हम पहले टर्म गेस्टेशन, गुड टोन, ब्रीथिंग एंड क्राइंग ये चेक कर रहे थे, इससे पहले हमें कोड मैनेजमेंट प्लान को इनिशिएट करना है। ये हमने एक न्यू ऐड किया है, बर्थ एंड इनिशिएट कोड मैनेजमेंट प्लान। तो इससे पहले एक चीज ये नई ऐड हुई है आपकी, जो 1 मिनट के लिए रहेगी। 1 मिनट तक आपको इनिशिएट कोड मैनेजमेंट प्लान को इनिशिएट करना है, जन्म के तुरंत बाद, बर्थ के तुरंत बाद बच्चे के। पहला चेंज ये है मेजर। देन सेकंड चेंज है कि हमने सक्शन को हटा दिया है फ्रॉम वार्म ड्राई स्टिमुलेट पोजीशन द एयरवे। मतलब पहले ऐसा था कि हम सक्शन करते ही करते थे, है ना। पहले ऐसा था कि सक्शन करना था, अगर सक्शन की जरूरत है तो हम सक्शन किया करते थे। अब इस वाले के अंदर हम लोगों ने, ध्यान से देखना सारे बच्चे, हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे जैसे ही बच्चा गुड गेस्टेशन है, टर्म गेस्टेशन, गुड टोन है, ब्रीथिंग एंड क्राइंग है, ये सब है, तो हम डायरेक्टली स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स के साथ देंगे, रूटीन केयर करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करेंगे और इवैल्यूएशन के लिए भेज देंगे, है ना। ऑनगोइंग इवैल्यूएशन करेंगे। इसके अंदर अब सक्शन को हटा ही दिया है, पॉइंट ही हटा दिया है सक्शन वाला इसके अंदर से। जो पहले हम यहाँ पे सक्शन वाला पॉइंट देखा करते थे, आप सभी को दिख रहा होगा, सक्शन इफ नीडेड, वो पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। दूसरा चेंज आपको समझ आया, दो चेंजेस आपने पढ़े। अगला चेंज है, हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज को अपडेट किया है। टर्मिनोलॉजीज में, जिसमें हम पहले पीपीवी, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन यूज किया करते थे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, उसको हमने अब बदल के सिर्फ वेंटिलेशन वर्ड यूज किया है। अब हम सिर्फ उसको वेंटिलेशन रेफर करते हैं। तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन की जगह ओनली वेंटिलेशन वर्ड यूज किया जा रहा है। तो एक ये दूसरा मेजर चेंज है। फिर बात करते हैं डिफर्ड कोड क्लैंपिंग, जो हम 8th एडिशन में एटलीस्ट 30 टू 60 सेकेंड्स के लिए करते थे। बट एज पर 9th एडिशन इन्होंने बोला कि ऐसे न्यूबॉर्न बच्चे जिनको इमीडिएट रिसक्सिटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनका हमें क्लैंप करना है यूम्बिलिकल कोड। क्लैंपिंग ऑफ यूम्बिलिकल कोड शुड बी डिफर्ड फॉर एटलीस्ट 60 सेकंड। तो 60 सेकंड के लिए, पहले हम 30 सेकंड से 60 सेकंड के लिए डिफर्ड किया करते थे, है ना, डिलीट किया करते थे एक तरीके से। बट अब वो 60 सेकंड कम से कम आपको डिलीट करना है ना, डिफर्ड करना है 60 सेकंड के लिए एटलीस्ट। तो आपको एटलीस्ट 1 मिनट का वेट करना है, देन उसके बाद, ताकि वो ब्लड चला जाए बच्चे के पास सारा, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है। तो दूसरा, तीसरा, थर्ड मेजर चेंज ये है, 30 टू 60 सेकंड की जगह 60 सेकंड एटलीस्ट मिनिमम टाइम कर दिया है। फिर आता है umbilical cord milking for non-vigorous term and late preterm newborn 35 to 42 weeks gestation may be a reasonal alternative to early cord clamping। umbilical cord milking होता है कि umbilical cord को स्क्वीज करके उसमें जो भी है ब्लड वगैरह वो बच्चे तक डिलीवर करना। तो यूम्बिलिकल कोड मिल्किंग, पहले जो न्यूबॉर्न 28 हफ्ते से कम के पैदा हो जाते हैं, 28 वीक से पहले जो बच्चे डिलीवर होते थे, उनमें यूम्बिलिकल कोड मिल्किंग 8th एडिशन के अंदर रिकमेंड नहीं की जाती थी। ऐसा माना जाता था कि अगर आप ऐसा करते हो तो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अब टर्म और लेट प्रीटर्म या टर्म और लेट न्यूबॉर्न बच्चे हैं जो 35 टू 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के अंदर पैदा हुए हैं, who remain non-vigorous despite stimulation, milking the intact umbilical cord from the placenta toward the baby may be reasonable alternative to early cord clamping। पहली बात तो इन्होंने ये बोली कि जो बच्चे लेट प्रीटर्म है या टर्म से लेट प्रीटर्म न्यूबॉर्न इन्फेंट है, जो 35 से 42 वीक्स तक है, और जो कि अभी भी नॉन विग्रस है स्टिमुलेशन देने के बाद भी, उनके अंदर मिल्किंग ऑफ इंटैक्ट यूम्बिलिकल कोड, आपको मिल्किंग करना है इंटैक्ट यूम्बिलिकल कोड को, वो भी प्लेसेंटा से बच्चे की तरफ, प्लेसेंटा से जो यूम्बिलिकल कोड बच्चे की तरफ जा रही है उसको स्क्वीज करते हुए
स्क्वीज करना है, जो भी उसके अंदर होगा वो सारा बच्चे के पास डिलीवर हो जाएगा। बोला ये एक रीजनेबल अल्टरनेटिव है ना, अर्ली कोल्ड क्लैंपिंग का। और दूसरा इन्होंने बोला कि जो भी नॉन विग्रेस प्रीटर्म बच्चे जो 28 हफ्ते से 34 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के अंदर बर्थ होता है जिनका, देयर इज नॉट इनफ एविडेंस, उसमें कोई खास एविडेंस है ही नहीं है कि उसके अंदर हमें रूटीनली अम्बिलिकल कॉर्ड मिल्किंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो उसमें कोई खास एविडेंस नहीं मिला इनको। तो 28 टू 34 वीक्स में कोई खास एविडेंस नहीं है, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। बट ध्यान से देखना, ये एक मेजर चेंज है। Intact umbilical cord milking is not recommended for preterm newborn infant less than 28 weeks of gestation। मतलब पहले देखो क्या लिखा हुआ था, पहले लिखा हुआ था कि यहाँ पे 28 वीक से कम उम्र के बच्चों में हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इन्होंने बोला कि हो सकता है ये इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज के रिस्क को बढ़ा दे। बट अब इसके अंदर साफ साफ लिख दिया है कि 28 वीक से कम बच्चों में करना ही नहीं है। ये थोड़ा बहुत नहीं, ये सीवियर इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज के रिस्क को बढ़ाता है, सीवियर इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज के रिस्क को बढ़ाता है। तो 28 वीक से कम में हम इंटैक्ट अम्बिलिकल कॉर्ड मिल्किंग नहीं करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंज आपको पता लगा। अगला फिर अपने ने सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, टारगेट ऑक्सीजन सैचुरेशन टेबल, जो पहले 1 मिनट से शुरू हो जाया करता था, जो हम 8th एडिशन में पढ़ते थे कि बच्चे का टारगेट ऑक्सीजन सैचुरेशन जन्म के 1 मिनट बाद 60 टू 65 होना चाहिए, 2 मिनट बाद 65 टू 70, ऐसे बढ़ता रहता है, 10 मिनट तक 95 तक आ जाता है। बट अब इन्होंने बोला 9th एडिशन में कि आप 1 मिनट वाला आप कंसीडर ही मत करो, 1 मिनट हटा दो, अब आप डायरेक्टली शुरुआत ही 2 मिनट से करोगे। अब आप 2 मिनट से शुरुआत करोगे, 2 मिनट से आपको शुरू करना है, और 2 मिनट से आपका जो टारगेट ऑक्सीजन सैचुरेशन रहना चाहिए वो 65 टू 70 होना चाहिए, देन फर्दर 70 टू 75, और वही बाकी सेम है, 10 मिनट तक 85 से 95 हो जाएगा। तो 1 मिनट की जगह अब 2 मिनट से करना है। पहले 1 मिनट से चेक किया जाता था, वो चीज अब 2 मिनट से चेक करनी है। ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। आगे बढ़ते और जानते हैं इसके अंदर initial oxygen concentration for preterm infant is further broken down to identify level for 32 to 34 weeks of gestation and gestational is less than 32 weeks of gestation। FiO2 की बात चल रही है बच्चों, FiO2 ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की बात कर रही है। अगर कि कोई बच्चा 35 वीक्स या उससे ज्यादा है तो उसकी इनिशियल जो सेटिंग रखी जाती है FiO2 की, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रखी जाती है, इन केस ऑफ अगर कोई बच्चा नॉन इन्वेजिव या इन्वेजिव मोड ऑफ वेंटिलेशन पे है तो 21% रखी जाती है, और 35 वीक से कम का है तो 21 टू 30% थोड़ी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन डिलीवर करनी पड़ती है FiO2। जिसके अंदर अब इन्होंने एक नई कैटेगरी बना दी है कि 35 वीक या उससे ज्यादा है तो 21 सही है बिल्कुल। इसमें बीच में एक ऐड किया गया है 32 टू 34 वीक्स, जिसमें 21 टू 30% तक चलेगा FiO2। बट अगर बच्चा 32 वीक से कम का है तो इन्होंने ऐड किया है कि 30% से ज्यादा FiO2 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा? 30% से ज्यादा FiO2। तो एक ये नया FiO2 का कैटेगरी ही इसमें ऐड किया गया है, जो पहले सिर्फ 35 वीक्स से कम का था, अब इन्होंने 32 टू 34 वीक्स किया है। फिर है वेंटिलेशन रेट टारगेट इज एक्सपांडेड टू 30 टू 60 ब्रीथ्स पर मिनट। देखो वेंटिलेशन रेट हम जो पहले सेटिंग्स में रखा करते थे वो 40 टू 60 ब्रीथ पर मिनट था, जो अब इन्होंने कम करके 30 टू 60 कर दिया है कि आप 30 टू 60 भी रख सकते हो। ये वेंटिलेटर्स और नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव मोड ऑफ वेंटिलेशन की सेटिंग्स बता रहा हूं मैं, उसमें चेंजेस है थोड़े। तो हो सकता है कुछ बच्चों को कम समझ आए जिन्होंने कभी वेंटिलेटर नहीं देखा हो या उसके बारे में नहीं सुना हो, बट ये भी मेजर चेंजेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पीआईपी इन्फ्लेशन पीक, इनिशियल पीक इन्फ्लेशन प्रेशर बोला जाता है, जिसको 20 टू 25 सेंटीमीटर ऑफ H2O रखा जाता था पहले, बट 9 के अंदर इन्होंने फिर से इसको कैटेगराइज कर दिया। अगर 32 वीक से ज्यादा है या बराबर है तो 25 से 30 सेंटीमीटर रख सकते हो, और 32 से कम है तो फिर 20 से 25 ही रखना आपको एक्सेप्टेबल रेंज। टाइम पीरियड एक्सटेंडेड टू 50 टू 30 सेकंड बिफोर बिगिनिंग ऑफ वेंटिलेटिंग करेक्टिंग स्टेप्स। जैसा कि पहले हम अगर किसी बच्चे का हार्ट रेट नहीं इंक्रीज हो रहा होता था फर्स्ट 15 सेकंड में पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के साथ, तो आप और आपको चेस्ट मूवमेंट ऑब्जर्व नहीं हो रही होती थी, तो आप वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप शुरू कर देते थे। नेक्स्ट स्टेप जो भी होता था वो आप शुरू कर दिया करते थे। बट उसको अब बोला 9th एडिशन में कि आप 15 सेकंड से 30 सेकंड तक जा सकते हो, है ना। द हार्ट रेट इज नॉट इंक्रीजिंग विद इन 15 टू 30 सेकंड। अगर 15 से 30 सेकंड में भी नहीं बढ़ रही है ना वेंटिलेशन शुरू करने के बाद, और आप चेस्ट मूवमेंट नहीं देख पा रहे हो, तो आप फिर वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप शुरू कर सकते हो। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 15 सेकंड था पहले, अब उसको 15 से 30 सेकंड कर दिया गया। फिर इन्होंने बोला कि वेंटिलेटिव वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप में बी परफॉर्म इन द ऑर्डर टू मोस्ट लाइकली टू बी हेल्पफुल। तो वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स किस ऑर्डर में होने चाहिए? तो 8th एडिशन में हम करेक्टिव स्टेप सीक्वेंशली परफॉर्म किया करते थे जब तक कि
चेस्ट मूवमेंट ना आ जाए, बच्चे की चेस्ट मूवमेंट ना आ जाए। चेस्ट मूवमेंट आनी चाहिए, वो भी असिस्टेड ब्रीथिंग के साथ, मतलब कोई सपोर्ट सिस्टम लगा हो साथ में से, वेंटिलेशन, नॉन इन्वेजिव इन्वेजिव मोड ऑफ वेंटिलेशन, उसके साथ असिस्टेड ब्रीथ्स के साथ चेस्ट मूवमेंट आनी चाहिए। बट 9th एडिशन में बोला, बेस्ड ऑन योर असेसमेंट ऑफ इन्फेंट एंड क्लिनिकल सिचुएशन, आप अब क्लिनिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि सबसे अच्छा और सबसे हेल्पफुल स्टेप कौन सा होगा, उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटाइज कर सकते हो। पहले इन्होंने खुद ने बताया था कि हमें ये स्टेप करना पड़ेगा, सीक्वेंस इन्होंने फिक्स किया था, ये सीक्वेंस ही रखना पड़ेगा आपको। अब इन्होंने कहा कि सीक्वेंस हमारी तरफ से फिक्स नहीं है, आप क्लिनिकल सेटिंग में हो, आप कर रहे हो उस टाइम पे पूरा प्रोग्राम, आप कर रहे हो सक्सीडेशन, तो आपको चूज करना है कौन सी चीज ज्यादा हेल्पफुल है उस टाइम पे, उसको प्रायोरिटी दो। तो इन्होंने ये चीज बहुत अच्छी बोली कि आप प्रायोरिटी दो, आप हमारे लिखित के अकॉर्डिंग, रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग चलने की बजाय वहां पे क्लिनिकल सेटिंग्स में देखो कि वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स में आपको कौन सी चीज ज्यादा हेल्पफुल करती है उस सिनेरियो में, उस पॉइंट पे। लेरिंजियल मास्क प्राइमरी डिवाइस बना दिया गया है ना। अगर बेबी सक्सेसफुली वेंटिलेट नहीं हो पाता फेस एंड मास्क से या फिर इंट्यूबेशन से, तो इन्होंने बोला कि आप उस केस में लेरिंजियल मास्क एक सक्सेसफुल रेस्क्यू डिवाइस रहेगा, जो कि 8th एडिशन में बोलते थे कि अगर कोई बच्चा वेंटिलेट नहीं हो पाता फेस मास्क से या इंट्यूबेशन से, है ना, तो लेरिंजियल मास्क यूज करना है। बट अब इन्होंने बोला 9th एडिशन में कि मोस्ट केसेस के अंदर, ज्यादातर केसेस में आप डायरेक्टली शुरुआत ही फेस मास्क और लेरिंजियल मास्क से करो, है ना, प्राइमरी बना दिया उसको, इनिशिएशन इसी से करना है। देन एंडोट्रैकियल ट्यूब के साइज के अंदर इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं बच्चों। एंडोट्रैकियल ट्यूब के साइज में इन्होंने, क्योंकि अब बच्चे, हम बहुत कम वेट के बच्चों को भी हम बचाने लगे हैं, तो इन्होंने बोला जैसे कि पहले 1 केजी या 28 हफ्ते से कम के बच्चों में 2.5 की ट्यूब डलती थी, 1 से 2 केजी के बच्चों में 3 की ट्यूब डलती थी, मोर देन 2 में 3.5 की ट्यूब डलती थी, जो कि इन्होंने अब चेंज करके बताया कि आप 800 ग्राम से कम बच्चे में या 22 से 25 हफ्ते का गेस्टेशन वाले बच्चे में भी 2.5 की ट्यूब यूज कर सकते हो। 800 से 1 किलो 200 ग्राम तक के बच्चे 26 से 28 हफ्ते में 2.5 की रहेगी, और अब 1200 ग्राम से 2200 ग्राम तक 3 की ट्यूब यूज करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम में आ सकता है आपके। और 2200 ग्राम से बड़े बच्चे में, पहले 2 केजी से बड़े बच्चे में हम 3.5 यूज करते थे, अब इन्होंने बोला 2200 से बड़े बच्चे में और 34 वीक से ज्यादा के बच्चे में 3.5 की ट्यूब यूज करनी है, ठीक है। और अगर इन्होंने बोला कि 2 mm की ट्यूब भी कंसीडर करी जा सकती है इन केस अगर किसी में डिफिकल्ट ब्रीथिंग हो तो। लास्ट है एंडोट्रैकियल ट्यूब डेप्थ इज मेजर्ड टू द एंटीरियर एज ऑफ द बेबीज अपर मैक्सिलरी गम इन द मिड लाइन इंस्टेड ऑफ द लिप, टिप टू गम इंस्टेड ऑफ टिप टू लिप। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है एक और, कि हम पहले 8th एडिशन में क्या करते थे, हम एंडोट्रैकियल ट्यूब डालते थे सो डेट द मार्किंग ऑन द ट्यूब कोरोस्पॉन्डिंग टू द एस्टिमेट इंसर्शन डेप्थ, है ना। हम बच्चे के लिप्स से चेक करते थे, लिप्स के ऊपर जो मार्किंग आ रखी होती थी उसको हम माना करते थे, है ना। लिप्स के ऊपर जो मार्किंग आती थी उसको हम कंसीडर करके मानते थे कितनी अंदर है ट्यूब। इसके अंदर अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि आप ट्यूब को इंसर्ट करें, मार्किंग ऑफ द ट्यूब जो रहेगी कोरोस्पॉन्डिंग टू द एस्टिमेटेड इंसर्शन डेप्थ, बिल्कुल जो ट्यूब की मार्किंग आपको दिखेगी उसी के अकॉर्डिंग आप पता लगाओगे कितनी ट्यूब अंदर है। बट वो मार्किंग अब आपको लिप से नहीं लेनी, अब इन्होंने बोला वो आपको एंटीरियर एज ऑफ द बेबीज अपर मैक्सिलरी गम इन द मिड लाइन। अब वो कहां से लेनी है, एंटीरियर एज ऑफ द बेबीज अपर मैक्सिलरी गम इन द मिड लाइन। और एक छोटा सा ये लास्ट में आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसमें आपको ये बताना है कि ये एंटीरियर एज ऑफ द बेबी अपर मैक्सिलरी गम इन द मिड लाइन, ये कौन सी पोजीशन है, ये कहां पे होती है, इधर पूरी जगह पे कहां पे बता रहा है ये आपका होमवर्क है। और ये मेरी तरफ से एक शानदार सा आपके लिए न्यूनेटल रिसक्सिडेशन प्रोग्राम में अपडेट था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, इसको छोड़ के मत जाना। और ऐसे बहुत सारे अपडेट्स को जानने के लिए, ऐसी नई नई बातें जानने के लिए जुड़े रहें पीडब्ल्यू परिवार के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय मेरे लड्डू पेड़ो, ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, ऐसे ही मचाते रहें।